आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 12th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। पहला है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और फूड चेन और इकोसिस्टम। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के बारे में, डिफरेंस क्या है। पहला, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो ये हमारे आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में बात करता है, जहां पर हम रहते हैं उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ये इकोसिस्टम जो है वो एक तरह की कम्युनिटी होती है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को मिलाकर जो रिएक्शन मिलता है या रिलेशनशिप बनता है उसे कहा जाता है इकोसिस्टम या एक कम्युनिटी। ये अनऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट चेंजेस, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी हम एक जगह से, जैसे मैं अगर अभी इंदौर में रह रहा हूं, इंदौर से मैं अगर दिल्ली जाऊं या कहीं और जाऊं, तो दिल्ली में जैसा भी एनवायरनमेंट होगा वैसा ही मेरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। पर ये कभी चेंज नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये कभी चेंज नहीं होता। एनवायरनमेंट इज जस्ट अ प्लेस इन टाइम। ये एक टाइम की जब बात है जहां पर हम रहें या कहीं भी रहे तो उसकी बात करता है। ये पूरे के पूरे लाइफ प्रोसेस पर डिपेंड करता है। जैसे अंटार्कटिका की लाइफ प्रोसेस अलग होगी, वहां की एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होगा, तो ये पूरे के पूरे उस पर डिपेंड करता है या उसकी बात करता है कि कैसे वहां पर जिंदगी चल रही है। तो उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट कभी भी बदल सकता है। फिर बात करते हैं यहां पर हमारे इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहां पर सबसे पहले, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज environment. It includes both living biotic and non living abiotic components. तो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो जिंदा हो या मुर्दा हो, जैसे पेड़ पौधे हैं वो चल फिर नहीं सकते पर एक तरह से उनमें जिंदगी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हवा हो गई, उसमें जिंदगी नहीं होती है। तो वो सब चीजों को मिलाकर जो भी सराउंडिंग बनती है उसे कहा जाता है एनवायरनमेंट। अब इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब जो, जैसे हवा में सांस ले रहा हूं तो मेरे और ऑक्सीजन के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये कहलाता है एक तरह का रिलेशनशिप। ये इंटरेक्शन क्या कहलाता है? हमारा इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव राइज टू फूड चेन्स एंड फूड वेव्स इन नेचर। अब इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा कीड़ा भी क्यों ना हो और बड़े से बड़ा जानवर भी क्यों ना हो, वो सब के सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये फूड चेन और फूड वेव को ग्रो करता है या इंट्रोड्यूस करता है। Humans activities lead to environmental problems such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbage। अब जो humans होते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए 1000 साल से ज्यादा का टाइम लग सकता है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड में आता है। तो ऐसे में जितना ज्यादा प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं वैसे वैसे प्लास्टिक का जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कहीं भी जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और ये ह्यूमंस की वजह से ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा नेचुरल, जो ऑटोमेटिक बनता है, जिसमें ह्यूमंस का कोई भी हाथ नहीं होता। इसमें भी दो भाग होते हैं, पहला होता है एक्वाटिक, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है मरीन वाटर, यानी कि ओशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो। आर्टिफिशियल की मैन मेड होता है। फिर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की। तो टेरेस्ट्रियल को भी तीन भागों में बांटा जाता है, जिसे स्थलीय इकोसिस्टम भी कहते हैं तो या स्थलीय पर्यावरण भी कहते हैं। तो ये जो होता है ये ग्रासलैंड, यानी कि हरी भरी घास जहां पर पाई जाती है उसे ग्रासलैंड वाली जगह कहा जाता है या इकोसिस्टम कहा जाता है। फिर आता है डेजर्ट इकोसिस्टम, जहां पर रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो वहां का जो इकोसिस्टम है वो डेजर्ट इकोसिस्टम में आ जाएगा। फिर आएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहां पर जंगल पाए जाते हैं, तो जंगल में किस तरह का इकोसिस्टम पाया जाता है वो आ जाएगा हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। और इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमने टाइप के बारे में देखा, अब कंपोनेंट की बात करते हैं। तो कंपोनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है अबायोटिक फैक्टर, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, क्लाइमेटिक और एडेफिक। यानी कि जो क्लाइमेटिक होता है मतलब पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, या लाइट और विंड्स हवा चल रही है, तो ऐसे में जो मौसम क्रिएट हो रहा है उसे कहा जाता है क्लाइमेटिक। फिर आता है एडेफिक, जो सॉइल और पीएच और मिनरल पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मिनरल्स या सॉइल अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर घास वगैरह उग सकती है। तो ये अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, जिस पर सारी चीजें या जिंदगी डिपेंड करती है। फिर बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। तो बायोटिक फैक्टर को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रोड्यूसर्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आता है कंज्यूमर्स, ऐसे जो इन ग्रीन प्लांट्स को खाकर जिंदा रहते हैं। इनको भी चार भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्सरी, फिर आता है आपका क्वार्टनरी, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। फिर आता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में फंगी, बैक्टीरिया या सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो किसी की डेड बॉडी को खाकर जिंदा होते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर्स। तो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के। फिर आगे बात करते हैं यहां पर अबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में ऐसी सारी चीजें जो इकोसिस्टम में होती है जो जिंदा नहीं होती, ऐसी सारी चीजें जिनमें जिंदगी नहीं पाई जाती पर इकोसिस्टम में होती है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ये सब के पास जिंदगी नहीं होती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भी ऐसे हैं जिनके पास में जिंदगी नहीं होती, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अबायोटिक कंपोनेंट। फिर इसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स आते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स की बात करूं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, रेन, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी अबायोटिक कंपोनेंट के ही हिस्से होते हैं जिनमें जिंदगी नहीं पाई जाती। ये 5 मेजर अबायोटिक कंपोनेंट है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। पहला होता है पानी, जिसमें जिंदगी नहीं होती। दूसरा होता है एयर, वो भी अबायोटिक होता है, उसमें भी जिंदगी नहीं होती। सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब अबायोटिक कैटेगरीज में आते हैं, जो इकोसिस्टम को बनाने में मदद करते हैं पर इनके अंदर जिंदगी नहीं होती, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर बात करते हैं यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जिंदगी पाई जाती है, जो ग्रो करते हैं, मूव कर सकते हैं या ऑक्सीजन ले सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे प्लांट भी ऑक्सीजन देते हैं और कुछ टाइम वो रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन लेते भी है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर कर अपना खाना भी बनाते हैं खुद के दम पर ही, तो उन्हें कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट। इसमें आता है सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स, प्लांट, ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। दूसरा ग्रुप आता है इनका हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप वो होते हैं जो किसी और पर डिपेंड होकर अपना खाना बनाते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो किसी पर डिपेंड होते हैं। फिर आता है डिकम्पोजर्स, जो प्लांट होते हैं या हमारे जो सेकेंडरी वो होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ये उन कंज्यूमर्स को खाकर जिंदा रहते हैं या उनको डिकम्पोज करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स। तो इन्हें सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। बायोटिक फैक्टर्स में ये सारी चीजें आती है। या आर्किया, एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, एनिमल, प्लांट्स, फंगी, ये सब बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज to keep all its living and non-living components running in a balance. So we can say that the function of the ecosystem maintain balance among producer, consumers and decomposers. It provides an environment for producer to trap sun's energy and provide food. It is responsible for cycling of nutrient between biotic and abiotic component. तो यहां पर सबसे पहला फंक्शन क्या बता रहा है कि ये बैलेंस बनाकर रखता है, किन किन के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में और
डिकम्पोजर्स के बीच में, ना ये डिकम्पोजर की संख्या को बढ़ने देता है, ना प्रोड्यूसर की और ना ही कंज्यूमर की। इसको बैलेंस रखता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही बनाकर रखता है। और ये एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे जो प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो खाना बना पाए और उसकी मदद से ये साइकिल चलती रहे। फिर आता है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। तो यहां पर जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जमीन से सारे न्यूट्रिएंट को सोखते हैं, फिर उनकी जो पत्तियां टूटती है वो जमीन में वापस जाती है, फिर वहां पर सारी चीजें जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो उनको सड़ा गला देते हैं, सड़ा गला कर क्या करते हैं, वापस से वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को सेम लेवल पर ले आते हैं, जिससे सॉइल उपजाऊ बनी रहती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, इकोसिस्टम। फिर आता है द इकोसिस्टम सपोर्ट लाइफ थ्रू बायोकेमिकल साइकिल्स एंड अदर बायोस्फेरिकल प्रोसेस। इसमें यहां पर ये जो इकोसिस्टम है ये हमारी जिंदगी को बनाए रखने के लिए क्या करता है, क्लीनिंग द एयर, एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। जैसे मैंने बताया कि प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर इकोसिस्टम ये करना बंद कर दे या ये बायोकेमिकल प्रोसेस करना बंद कर दे तो हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और जितने भी जीव जो ऑक्सीजन पर डिपेंड होकर जिंदा रहते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मर जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहां पर एक तरह की साइक्लिक प्रोसेस। एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मैटर विच आर एक्सचेंज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इकोसिस्टम क्या करता है, इस प्रोसेस को लगातार चलाता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां से, यहां पे सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्रोड्यूसर्स। अब उस प्रोड्यूसर को कौन खा जाता है, जो सारे के सारे प्लांट खाने वाले जीव होते हैं। उन प्लांट खाने वाले जीव की जब डेथ होती है, जो भी साइकिल बनती है उनकी जब डेथ होती है तो फिर पार्टिसिपेट करते हैं डिकम्पोजर्स। फिर ये डिकम्पोजर्स उनको बदल देते हैं अबायोटिक कंपोनेंट में। फिर यही अबायोटिक कंपोनेंट वापस मिट्टी में मिलकर क्या करते हैं, उस प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट को वापस से मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो ग्रो कर पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं। और लगातार ये साइकिल चलती रहती है जिसकी वजह से लाइफ मेंटेन होती है अर्थ पर और बायोसिस्टम या जो भी इकोसिस्टम है वो बना रहता है। फिर बात करते हैं प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स की। तो प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना कहां से बनाते हैं, सनलाइट की मदद से बनाते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या करते हैं, प्रॉपर सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, these are the source of nutrition for rest of ecosystem. They take up carbon dioxide and release oxygen in turn into environment, thus balance the composition of air. जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है और पानी को लेकर वो ग्लूकोज बनाता है, अपना खाना भी बनाता है और दूसरों को भी खाना प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर ये प्लांट नहीं होंगे तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स कहलाते हैं, जो प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी जो कंज्यूमर होंगे वो भी कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये मेन लेवल होता है किसी भी इकोसिस्टम का, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स। फिर बात करते हैं यहाँ पे कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट से जो भी मिलता है उसको खाकर अपनी जिंदगी बनाते हैं। ये किसी और पर डिपेंड होकर अपना खाना बनाते हैं, इन्हें इसीलिए हेटेरोट्रॉप भी कहा जाता है। इनको 4 मेन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है यहाँ पे हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वो जो पेड़ पौधे खाकर जिंदा रहते हैं। फिर आता है कार्निवर्स, वो जो इन पेड़ पौधे खाने वालों को
खाने वालों को खाकर जिंदा रहते हैं। कार्निवर्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे, जैसे डियर है उसका शिकार कौन करता है, टाइगर, उसका शिकार कौन करता है, टाइगर। तो ये इस पर डिपेंड होता है। फिर आता है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स वो होते हैं जो दोनों चीजें खा लेते हैं, जैसे ह्यूमंस। आजकल ह्यूमंस दोनों चीजें खा लेते हैं, वो किसी जानवर का मीट भी खा सकते हैं और प्लांट भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। फिर आता है पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी के ऊपर चिपक कर जिंदा रहते हैं, जैसे आपके उसमें लाइस का नाम सुना हो आपने, या जुए का नाम सुना हो, जो बालों में लगती हो। तो वो क्या करती है, आपके बालों में लगकर आपका खून पीकर जिंदा रहती है। तो किसी और पर रहकर जिंदा रहना क्या कहलाता है, पैरासाइटिक नेचर या पैरासाइट कहलाते हैं। यहां पर जो है ये एक तरह का फूड वेव बनाते हैं जिससे लगातार इकोसिस्टम चलता रहता है और ये कंटिन्यूअस रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लांट होंगे वो सरवाइव करेंगे, उनको पेड़ पौधे खाएंगे, पेड़ पौधे को कौन खाएगा, जो प्लांट होंगे वो खाना बनाएंगे, उनको खाएंगे हर्बीवर्स, फिर हर्बीवर्स को खाएंगे कार्निवर्स, फिर ओमनिवर्स किसी को भी खा सकते हैं, पैरासाइट उनके ऊपर जिंदा रह सकते हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो आते हैं डिकम्पोजर्स। अब एक ह्यूमन है, ओमनिवरस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो डेड बॉडी को खाएगा उसे कहा जाता है डिकम्पोजर्स। After the producer and consumers die, the bacteria and fungi break down the complex organic substance into simple organic substance which go into soil and are used up again by the plant. This microorganisms are called decomposers. तो अब मान लो कोई ह्यूमन मरता है और उसकी डेड बॉडी को बहुत सारी तरीके से दफनाया जाता है, जलाया जाता है। जिनकी जलाई जाती है उनके लिए राख बनती है, तो उस राख को भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म खाता है क्योंकि उसमें कुछ मात्रा कार्बन की बच जाती है। फिर आता है यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ डेड बॉडीज को ही खाते हैं, सिर्फ डेड बॉडीज को ही खाते हैं। जैसे कोई जानवर मरा, डॉगी मरा या कोई भी जानवर मरा, तो उसकी डेड बॉडीज को जो सड़ाएगा, गलाएगा और उसको एक सिंपल कंपोनेंट में बदलकर उसको जमीन में मिला देता है, तो उसे कहा जाता है डिकम्पोजर्स। क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स। फिर बात करते हैं यहाँ पर फूड चेन की। तो फूड चेन एक तरह का फूड साइकिल होता है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड, फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर, लायन। तो यहां पर ग्रास को, घास को किसने खाया, हिरण ने, हिरण को किसने खाया, शेर ने। तो ये एक तरह की सीरीज होती है जिसमें एक दूसरे को खाकर ये सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। जैसे यहां पर दिया है, इस को हम कहेंगे प्रोड्यूसर, इसको किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। अब ये हॉक की एक एज होगी, मान लो ये 40 से 50 साल जिंदा रहता है, तो अब 40 से 50 साल बाद जब ये मर जाएगा तो इसकी डेड बॉडी को कौन खाएंगे, डिकम्पोजर्स जो फंगी होती है। तो ये जो चेन है जो कंटिन्यूअस एक लेवल से अगले लेवल से चलती रहती है, तो इसे कहा जाता है फूड चेन। फिर बात करते हैं यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। अब हमारी इसमें फूड चेन में एक तरह का ट्रॉपिक लेवल बन गया था। पहला लेवल था हमारा ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है वो कैसे होगा, तो यहां पर जो एनर्जी फ्लो होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, 1% सनलाइट को कवर करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद ये रहेगा कि जब ये प्रोड्यूसर है ये क्या करेंगे, 1% यहां पर कवर किया, तो यहां उसके पास अभी तो 100% है। फिर अगले लेवल पर ये बन जाएगी सिर्फ 10%। क्या बन जाएगी, 10%। फिर यहां बन जाएगी 1%, फिर यहां बन जाएगी 0.1%, फिर ये बन जाएगी 0.01%। तो ये जो लो है ये कहलाता है 10%
लो क्या कहलाता है? 10% रूल। अगर 3 लेवलों में ये काम हो रहा है, 4 लेवलों में ये काम हो रहा है, तो पहले लेवल के पास तो 100% रहेगी, अगले लेवल के पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, क्योंकि बाकी की एनर्जी कहाँ चली जाएगी? हीट के तौर पर बाहर। जैसे ये देखिए यहां पर उसके पास जो प्लांट थे उनके पास थे लगभग 20,000 किलो कैलोरीज थी, वो फिर कहां चली गई? 2000 किलो कैलोरीज में, क्योंकि 90% एनर्जी कहां चली गई? हीट के तौर पर बाहर चली गई। कहां चली गई? हीट के तौर पर एनवायरनमेंट में चली गई। फिर 2000 में से सिर्फ 200 ही अगले लेवल पर जाएगी, क्योंकि 90% जो एनर्जी होगी वो हीट के रूप में फिर बाहर हो जाएगी। फिर 200 में से सिर्फ 20% ही आगे जाएगी, क्योंकि यहां पर भी सिर्फ 10% रूल ही चलता है, बाकी 90% एनर्जी हीट के तौर पर बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। कहां रिलीज हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, क्योंकि जो हम चलते फिरते हैं या काम करते हैं उसमें सारी की सारी एनर्जी भी यूज हो जाएगी। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि ये 90% एनर्जी कहां जाती है? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो एनर्जी है वो कहां चली जाएगी? सारी की सारी हीट के तौर पर, या जो प्रोसेस होगी लाइफ की, जितने भी काम मैं कर रहा हूं, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे बोलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी एनर्जी यहीं पर कंज्यूम कर लेता है वो ऑर्गेनिज्म, फिर अगले लेवल पर जाता है। तो जो सनलाइट से हमें मिलेगी 1 लाख जूल, तो यहां पर जो प्रोड्यूसर होगा वो 10,000 जूल ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगा। फिर इसके पास कितनी पहुंचेगी? सिर्फ 1000 जूल। फिर यहां पहुंचेगी 100 जूल, इसके पास पहुंचेगी सिर्फ 10 जूल, क्योंकि बाकी की एनर्जी कहां पर चली जाएगी? सीधी की सीधी बाहर। कहां? एनवायरनमेंट में, या उसकी जो भी लाइफ की प्रोसेस होगी उसमें चली जाएगी, क्योंकि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो प्रोसेस कर रहा है, उन सब में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसमें 90% एनर्जी क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है 10% लो। क्या कहा जाता है? 10% लो या रूल। फिर नेक्स्ट है हमारा यहां पर ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड ऑन द from one level to another in the food chain, that is only 10% of energy is available for transfer to the higher level of the energy gained from the previous level. The remaining 90% of the energy is lost in form the heat of the atmosphere, unusable. यहाँ पर जो 90% एनर्जी है, जैसे इसको अपनी जरूरत पूरी करनी है तो वो हीट लॉस करेगा, फिर इसको अपनी जरूरत पूरी करनी है तो वो हीट लॉस करेगा, इसको अपनी जरूरत के लिए ये भी हीट लॉस करता जाएगा। तो लास्ट में से बचेगी जो बची हुई एनर्जी है। बाकी हर लेवल पर, पहले लेवल से फिर अगले लेवल से फिर अगले लेवल पर सिर्फ लगभग 10% एनर्जी ही जाएगी, 90% हीट लॉस के रूप में बाहर हो जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया एनवायरनमेंट चैप्टर के। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।